गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर से ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए जिनके कंपार्टमेंट के एग्जाम्स हैं। और बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी बातें इसमें आपको इस चैप्टर में ऐसी पता चलेंगी जो आपको एग्जाम में बहुत काम आएंगी। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और जो बच्चे अभी फिलहाल 10th में हैं, आई नो उनके भी मैसेजेस आ रहे हैं कि एक डिटेल्ड वीडियो बनाओ, तो वही मैं जल्दी बनाऊंगा। हर चैप्टर से रिलेटेड बनाऊंगा। और जो भी आप कमेंट करोगे, कमेंट में बता देना कि इस चैप्टर की डिटेल वीडियो बनाओ। भले ही एक वीडियो नहीं होगी, पार्ट्स में होगी, बट डिटेल्ड आएगी। सो डोंट वरी। अभी फिलहाल थोड़ा सा कंपार्टमेंट के एग्जाम्स हैं, तो कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनमें भी बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है, तो मैं उनके लिए एक ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें एक प्रीरिक्विजिट नॉलेज की जरूरत है। और अगर थोड़ी बहुत प्रीरिक्विजिट नॉलेज आपको भी है, जो बच्चे अभी करंट सेशन में 10th में है, तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हो, काफी कुछ समझ आएगा। तो सबसे पहले हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला जो चैप्टर है, मैं इस वीडियो में उस चैप्टर को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ ये वीडियो कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है, तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिटेल में वर्ड्स पे नहीं जाऊंगा मैं इस वीडियो में, बट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए, जो स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट में हैं, आप भी जानते हो कि एसेट्स और बेसिस क्या होता है। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो एसेट्स और बेसिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले लिटमस। तो मैं एक बात बताता हूँ, कई बच्चों को ना जिनकी कंपार्टमेंट आती है, ये देखा गया है कि लिटमस एज अ इंडिकेटर का क्या कलर रहता है एसिड में और बेसिस में, उन्हें ये भी नहीं पता होता। और ये बहुत ही सैड मोमेंट होता है कि भाई, इतना सैड मोमेंट होता है कि ये भी अगर इसे पता हो तो ये भी ये लिख दे। तो बहुत ध्यान से अगर आप सुनोगे इस वीडियो में, मैं कोई आपको लंबे पूरा वो जनरल वो नहीं बताने वाला कि इतना लंबा लंबा लिखो या इतना पैराग्राफ लिखो। ऐसा कुछ नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, याद रखो, बहुत काम आएंगे आपके। वो नाम दिख रहा है, लिख दो। कुछ रिएक्शंस आपको जरूर याद करनी चाहिए। तो फिर देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एसिड्स में। सबसे पहले तो इंडिकेटर्स आपको कुछ पता होने चाहिए। इंडिकेटर्स में ना ध्यान रखना कि इंडिकेटर्स में आपको लिटमस तो जरूर ही पता होना चाहिए कि लिटमस क्या करता है। लिटमस क्या करता है कि अगर वो एसिड में है और बेस में है, तो लिटमस क्या करता है, एसिड में लिटमस ब्लू टू रेड हो जाता है। ब्लू टू रेड हो जाता है। एसिड में लिटमस ब्लू टू रेड हो जाता है, और बेस में लिटमस रेड टू ब्लू हो जाता है। एसिड में लिटमस ब्लू टू रेड हो जाता है, बेस में लिटमस रेड टू ब्लू हो जाता है। तो सबसे पहले तो यही, ये आपको यही पता होना चाहिए कि लिटमस एसिड में ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू। फिर एक फिनोल्फथलीन का अगर पता हो आपको, फिनोल्फथलीन, ठीक है ना। फिनोल्फथलीन क्या होता है भाई? फिनोल्फथलीन होता है एक कलरलेस होता है। अच्छा, ध्यान रखना, जो लिटमस होता है, अगर वो एसिड बेस पे नहीं है, न्यूट्रल किसी उसमें है सॉल्यूशन में, तो वो पर्पल होता है नॉर्मली। पर्पल, न्यूट्रल में लिटमस जो है वो पर्पल होता है। ठीक है। फिर फिनोल्फथलीन, ध्यान रखना, एसिड में फिनोल्फथलीन नॉर्मली कलरलेस होता है। कैसा होता है फिनोल्फथलीन? नॉर्मली कलरलेस होता है। एसिड में ये कलरलेस ही रहता है, यानी कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। एसिड में ये कलरलेस ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। और बेस में जो फिनोल्फथलीन है ना, वो कैसा हो जाता है? पिंक। कैसा हो जाता है? पिंक। तो ध्यान रखना, ये दो तो बिल्कुल याद रखो। लिटमस एसिड में ब्लू टू रेड, बेस में रेड टू ब्लू। फिनोल्फथलीन एसिड में कलरलेस, बेस में पिंक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो बातें तो जरूर याद रखो कि लिटमस कैसा करने वाला है और फिनोल्फथलीन कैसा करने वाला है। ठीक है ना। उसके बाद ध्यान रखना कि एसिड्स और बेसिस की, बेसिकली एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज निकल कर कब आती है। मान लो आपके पास एक एसिड का पाउडर दे दिया, ठीक है ना। अगर आपको एक एसिड का पाउडर दे दिया, तो क्या वो एसिड ही है? क्या वो एसिड ही है? नहीं, एसिड है वो, बट क्या वो कॉरोसिव नेचर होगा उसका? क्या वो आपके हाथ को जला देगा? तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि एसिड्स और बेसिस अपनी प्रॉपर्टीज शो करते हैं एक थोड़ा सा एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम में, मैं फिर बोल रहा हूँ, एसिड्स और बेसिस अपनी प्रॉपर्टीज शो करते हैं एक्वस मीडियम में। ओके,
तो सबसे पहले एक्वस मीडियम देखते हैं, एक्वस मीडियम में क्यों करते हैं, ठीक है ना। एक्वस, जैसे कि एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि ड्राई HCl गैस ने लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं किया। ड्राई HCl गैस ने, HCl आप जानते हो एसिड है, HCl इज एसिड, तो ड्राई HCl गैस ने लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो देखो कि ये क्वेश्चन आता है कि ड्राई HCl गैस ने लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं किया। सो ड्राई HCl, अब यहाँ देखो ड्राई नाम से ही लिखा है, ड्राई, ड्राई मतलब सूखा, आप भी जानते हो ड्राई मतलब सूखा। तो सूखी, बेसिकली मैंने पहले ही अभी बताया कि अगर सॉल्यूशन एक्वस ना हो, अगर एसिड एक्वस मीडियम में नहीं है तो वो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। क्यों नहीं शो करता, इससे देखेंगे ध्यान से। क्योंकि जो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कब होती है, जब HCl है ना, ये आयोनाइज होगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ये आयोनाइज आप जानते हो, आयन जब पानी में डालते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है इनटू इट्स आयंस, आयंस बन जाते हैं इसके। तो जब ये आयंस बनेंगे, ये H प्लस आयन जो है ये शो करता है इसकी प्रॉपर्टीज, एसिड की प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। इस H प्लस आयंस की वजह से है ये H प्लस आयन वाटर में, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ H3O पॉजिटिव बना लेता है एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। इज दिस ओके। ये ये HCl H पॉजिटिव, ये डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव H2O के साथ, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, कैसा आयन बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है एंड दिस हाइड्रोनियम आयन इज रिस्पांसिबल फॉर एसिडिक बिहेवियर। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ड्राई HCl ने लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज किया, सवाल उनका ऐसा है कि HCl था तो एसिड और ड्राई था तो उसने लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि जब तक आप बोलोगे बिकॉज H प्लस आयंस प्रेजेंट नहीं है, और अगर ड्राई है तो H प्लस आयंस प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि HCl को डिसोसिएट होने के लिए H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में एक्वस मीडियम चाहिए, ठीक है ना, एक्वस मीडियम चाहिए। तो अगर H प्लस आयंस एक्वस मीडियम नहीं है तो H प्लस आयंस रिलीज नहीं होंगे, तो वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो नहीं करेगा। ये बात समझ आई। तो ध्यान रखना, एसिड्स इसलिए एसिडिक बिहेवियर शो कर पाते हैं क्योंकि वो डिसोसिएट हो जाते हैं H पॉजिटिव में। तो यही एक बेसिक जनरल रूल है कि जो जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयंस दे सकता है, जितना ज्यादा डिसोसिएट हो सकता है, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, और उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, जो ज्यादा डिसोसिएट होते हैं, जो ज्यादा H पॉजिटिव आयंस दे सकते हैं। वीक एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स वो होते हैं जो ज्यादा H पॉजिटिव आयंस नहीं दे सकते, थोड़ा बहुत ही दे पाते हैं, फिर उसके बाद वो डिसोसिएट होना, डिसोसिएट मतलब टूटना, टूटना बंद कर देते हैं। ये बात समझ आई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, इसीलिए एसिड और बेस की प्रॉपर्टी शो कर पाते हैं। जैसे बेस है NaOH, आप जानते हो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी टूट जाएगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ये भी डिसोसिएट हो जाएगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। इज दिस क्लियर? ओके। तो ये तो रही बात एसिड की और बेस की कि एसिड और बेस कैसे अपनी प्रॉपर्टी शो कर पाते हैं जब वो एक एक्वस मीडियम में स्प्लिट बेसिकली आयनाइज हो जाते हैं, तो ही वो अपनी प्रॉपर्टी शो कर पाते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन कि ड्राई HCl गैस ने लिटमस का कलर चेंज क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। और इस ये क्वेश्चन का आंसर है कि बिकॉज दे dry HCl gas has no H positive ions, dry HCl gas has no H positive ions। फिर अच्छा, ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये वीडियो डिपार्टमेंट की उसकी है तो हम क्वेश्चन वाइज ही रिवाइज करेंगे। मैं सिंपली क्वेश्चंस पुट करूंगा क्योंकि थ्योरीज आपने पढ़ रखी हैं, तो क्वेश्चंस पुट करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट, और आपको वो क्वेश्चंस ही याद रखने हैं ताकि आप एग्जाम में लिख सको, ठीक है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि हम जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं, सबसे पहले तो डाइल्यूट का मतलब समझो, सबसे पहले तो डाइल्यूट का मतलब समझो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट। डाइल्यूट का क्या मतलब है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये समझो कि डाइल्यूट का क्या मतलब है। डाइल्यूट का मतलब होता है वाटर ऐड करना, एडिशन ऑफ वाटर। डाइल्यूट का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, वाटर को ऐड करना। डाइल्यूट का मतलब है वाटर को ऐड करना। तो बेसिकली जब हम एसिड्स को डाइल्यूट करना होता है तो क्या हम एसिड में वाटर ऐड कर दें, मान लो ये एसिड है,
ये एसिड है, तो क्या ये सही रहेगा कि हम ऊपर से ये वाटर है और ऐसे वाटर ऐड करें? क्या ये सही रहेगा? क्या एसिड में वाटर, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसिड का डाइल्यूशन कैसे होता है, एसिड में पानी कैसे मिलाया जाता है। एसिड में आप वाटर ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखना। आप एसिड में ऐसे वाटर ऐड करोगे तो होगा क्या, ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी क्या होती है, जिसमें बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है। तो इस रिएक्शन में भी हीट इवॉल्व होगी और ये एसिड उड़ के आपके चेहरे तक आ सकता है, स्प्लैश होगा और आपके चेहरे तक आ सकता है। इसलिए आप वाटर को एसिड में डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना होगा आपको, ये स्टेप तो गलत है, ये स्टेप तो गलत है। आप वाटर को एसिड में ऐड नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आप कर सकते हो कि आप वाटर ले लो, वाटर ले लो, जस्ट एक वाटर और थोड़ा थोड़ा एसिड मिलाओ उसमें, थोड़ा थोड़ा एसिड मिलाओ उसमें, थोड़ा थोड़ा एसिड मिलाओ उसमें। तो होगा क्या, रिएक्शन भले ही एक्सोथर्मिक है बट क्योंकि वाटर बहुत सारा है तो एक तो वो हीट, एक तरह से हीट एब्सॉर्ब करेगा और दूसरा उतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन नहीं पाएगी, उस तरह से स्प्लैश नहीं होगा और आप सेफ रहोगे। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है कि एसिड में वाटर या वाटर में एसिड, तो ध्यान रखना आप वाटर में एसिड मिलाते हो। किसमें मिलाते हो? वाटर में एसिड मिलाते हो। आ रही है बात समझ? क्लियर है? ठीक है। तो अभी कुछ पॉइंट्स जैसे मैंने बताए, एक तो इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो एसिड और बेस में अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं, तो हम पहचान सकते हैं। भाई देखो, आपने भी पढ़ा है कि एसिड्स का टेस्ट सोर होता है, बेसिस का बिटर होता है, पर हर एसिड और हर बेस आप टेस्ट करके थोड़ी पता कर सकते हो। हर एसिड और हर बेस आप टेस्ट करके थोड़ी पता कर सकते हो। आपको इंडिकेटर्स ही चाहिए उसके लिए, है ना। टेस्ट करके मरना है क्या? नहीं, नहीं पता कर सकते ना टेस्ट करके। उसके बाद देखिए, अगर आप एसिड और बेस को टेस्ट करोगे तो फिर भाई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो जीबी कट गई, जीबी जल जाएगी, क्या फायदा? इतना भी साइंटिस्ट क्या बनना कि जानी चली जाए। ओके, तो सबसे पहले ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड आता है अगर एग्जाम में आ जाए, ऑल्फैक्टरी, OLFACTORY, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देयर इज अ वर्ड जो एग्जाम में आता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, OLFACTORY, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं जी? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं जिनको आप स्मेल की हेल्प से एसिड और बेस में डिफरेंशिएट कर सकते हो। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जिनकी स्मेल की हेल्प से आप एसिड और बेस में डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसमें ध्यान रखना, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में आपके पास दो एग्जांपल्स हैं, अनियन और वैनिला एक्सट्रैक्ट। अनियन और वैनिला एक्सट्रैक्ट, अनियन और वैनिला एक्सट्रैक्ट। अनियन कैसे? ध्यान रखना, अनियन हो या वैनिला एक्सट्रैक्ट हो, एसिड में और बेस में आपको पता है अनियन का एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, प्याज। सबको पता है उसकी स्मेल कैसी होती है। अनियन जो है उस एसिड में तो उसका नो चेंज आता है, उसकी स्मेल सेम रहती है। वनीला एक्सट्रैक्ट की भी नो चेंज आता है, एसिड में इन दोनों की स्मेल में कोई चेंज नहीं आता। अनियन अनियन हो या वनीला एक्सट्रैक्ट हो, एसिड में कोई चेंज नहीं आता इनके उसमें क्या कहते हैं, इनके स्मेल में, लेकिन बेस में इनकी स्मेल गायब हो जाती है। स्मेल लॉस्ट, स्मेल लॉस्ट। एसिड में इनके स्मेल में कोई चेंज नहीं आता, पर बेस में इनकी स्मेल गायब हो जाती है। इज दिस क्लियर? ठीक है, बेस में इनकी स्मेल गायब हो जाती है। सो आपको ये ध्यान रखना है, अनियन कोई चेंज नहीं आता, एसिड में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। क्या है? ऑल्फैक्टरी। मैं फिर कह रहा हूँ, ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल, ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल। स्मेल की हेल्प से आप चेक कर सकते हो। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। फिर एसिड्स एंड बेसिस में ध्यान रखना कि एसिड है या बेस है, उसकी प्रॉपर्टीज ही कब शो होंगी जब उनके आयंस रिलीज होंगे। जैसे एसिड में तो H+ आयंस रिलीज होता है, यही मैंने बताया। एसिड में क्या रिलीज होते हैं? H+ आयंस। बेस में क्या रिलीज होते हैं?
बेस में क्या रिलीज होते हैं, मान लो NaOH बेस है तो इसमें रिलीज होगा OH नेगेटिव आयन। क्या रिलीज होगा? OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव। तो ऐसे ध्यान ध्यान देना, एसिड से निकलता है H प्लस और बेस से निकलता है OH नेगेटिव। एसिड से निकलता है H प्लस और बेस से निकलता है OH नेगेटिव। तो ध्यान देना कि अगर कभी एसिड और बेस मिल जाए, अगर एसिड और बेस मिल जाए तो आपको दिख रहा है H2, 2H और एक O। H2O तो बनना ही चाहिए, H2O तो बनना ही चाहिए, एसिड और बेस मिले तो H2O तो बनना ही चाहिए। तो ध्यान रखना, इस तरह की रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इज दिस क्लियर? क्लियर है ये? इस तरह की रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, क्लियर? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अभी हम इस पर बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे, लेकिन सबसे पहले एसिड्स और बेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। तो वो कुछ क्वेश्चंस आप हम डिस्कस कर सकते हैं कि ध्यान रखना, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर सकते हैं। कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्ड होता है ना, जो कर्ड, कर्ड को हमें सोर्स सब्सटेंसेस, जो कर्ड होता है उसे, कर्ड होते हैं और सोर्स सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हें ब्रास और कॉपर के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए? जो कर्ड होता है, दही होती है, और सोर यानी खट्टी चीजें होती हैं, अचार लाइक, उन्हें कॉपर के बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए? इसका आंसर आपको मिलेगा रिएक्टिविटी सीरीज में। रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, पिछली वीडियो में भी बताई थी, समझाई थी कि जो जितना रिएक्टिव है वो उतना ऊपर है। आप बहुत ध्यान से देखो कि कॉपर हाइड्रोजन से भी नीचे था उसमें, कॉपर हाइड्रोजन से भी नीचे था उसमें। और एसिड की प्रॉपर्टी क्या है? H प्लस आयंस रिलीज करना। तो अगर आप कॉपर के बर्तन में, किसमें? कॉपर के बर्तन में अगर खट्टी चीजें रखोगे, दही रखोगे, तो उसका जो एसिड है, उसका जो एसिड है, एसिड यानी H प्लस, H पॉजिटिव आयन, उसका जो एसिड है कॉपर के बर्तन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, कॉपर के बर्तन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। और जब रिएक्ट कर जाएगा तो क्या होगा? जब रिएक्ट कर जाएगा तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस बन जाएंगे। मतलब टॉक्सिक बेसिकली मतलब जो वो ऐसे सब्सटेंस बनेंगे जो कि आपके खाने के लिए अनफिट है। तो इसीलिए आप खट्टी चीजें या दही, खट्टी चीजें या दही आप नहीं रख सकते, ठीक है ना? वाई? बिकॉज copper will react with hydrogen ions in the acid to form toxic substance. इसका आंसर क्या होगा? copper will react with copper, the acids will react with copper ion, copper vessel to form toxic substances that is unfit for eating, that is unfit for eating। और अच्छा, unfit for eating तो ठीक है, उसके बाद ये भी है कि उसका टेस्ट भी नहीं रह जाएगा। मैं एक छोटा सा बताता हूँ कि आप नींबू पानी अगर कॉपर के बर्तन में बना लो ना और थोड़ी देर रख दो तो कड़वा हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है? उसके बाद देखो, एक तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कॉपर, कर्ड और सोर्स सब्सटेंसेस को हम कॉपर के बर्तन में क्यों नहीं रख सकते। उसके बाद है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, ठीक है ना? जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, एसिड प्लस मेटल, ठीक है ना? तो सॉल्ट बनेगा। एसिड सॉल्ट आप जानते हो, मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान रखना, सॉल्ट में क्या होता है? एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन कंबाइन होकर रहते हैं, ठीक है ना? तो एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होती है तो पॉप साउंड आता है। तो अगर कोई कहे पहचानोगे कैसे, तो भाई पॉप साउंड आएगा। पॉप साउंड जब वो माचिस जलती है ना तो जो आवाज आती है, जब माचिस जलती है तो जो आवाज आती है वो होता है पॉप साउंड। तो अगर एसिड और मेटल रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड और मेटल रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या आता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, लिबरेट। लिबरेट लिखें, रिलीज लिखें, ध्यान रखना एक ही बात है, ध्यान से सुनोगे, अगर लिबरेट लिखें रिलीज लिखें एक ही बात है। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इज दिस क्लियर? इसके बाद ध्यान रखना कि फिर ये भी आता है कि देखो, आपको तीन स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड आप जानते हो HNO3,
सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो क्या है? HNO3। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो क्या है? HNO3। HNO3। फिर और एसिड्स भी आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, HCl, H2SO4, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये भी आता है कि ये जो है एसिड्स हैं, ये तो बेसिकली एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं एक्वस मीडियम में, पर ग्लूकोज नहीं करता। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते हो, ग्लूकोज C6H12O6। तो एक क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा जाता है कि ग्लूकोज क्यों नहीं करता प्रॉपर्टी शो, तो ध्यान रखना क्योंकि इसके पास भी हाइड्रोजन है, और इसका हाइड्रोजन वाटर में ना आयोनाइज नहीं हो पाता। बेसिकली ये आयोनाइज होके H पॉजिटिव नहीं दे पा रहा, H पॉजिटिव नहीं दे पा रहा ग्लूकोज। ग्लूकोज जब आयोनाइज होता है तो H पॉजिटिव नहीं दे पा रहा, और जब नहीं दे पाएगा तो सीधी सी बात है कि वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए हाइड्रोजन आयन का रिलीज होना बहुत जरूरी है। ये बात समझ आ रही है? ठीक है ना? उसके बाद फिर वही सेम वही सवाल कि एक्वस सॉल्यूशन जो होते हैं एसिड्स के, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं? एक्वस सॉल्यूशंस जो होते हैं एसिड के, वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं? आप जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं एसिड्स के, किसके? एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं एसिड के, वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं? आप जानते हो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आपको आयंस चाहिए, चार्जेस चाहिए, इतना तो जानते हो। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए चार्जेस चाहिए, चार्जेस चाहिए। तो सीधी सी बात है, अब एसिड H पॉजिटिव आयन में टूट तो रहा है, HCl है तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में टूट तो रहा है, यानी आयंस तो है ही है एक्वस सॉल्यूशन में, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करेगा ही। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए चार्जेस चाहिए, और एसिड चार्जेस में टूट तो रहा है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन HCl दे तो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड है तो H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव सल्फेट का आयन दे तो रहा है वो। तो ध्यान रखना एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी भी इसीलिए कंडक्ट कर पाते हैं। ये बात समझ आ रही है? इसी बीच में याद रखना, एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है तो सॉल्ट तो बनेगा, साथ साथ क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के निकलने की हाइड्रोजन गैस के निकलने की पहचान क्या है? पॉप साउंड। क्या पहचान है? पॉप साउंड। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, जिस तरह हाइड्रोजन गैस के निकलने की पॉप साउंड पहचान है ना, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के भी निकलने की पहचान है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के भी निकलने की पहचान है। क्या पहचान है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने की क्या पहचान है? CO2 जब रिलीज होता है, H2, ध्यान रखना H2 रिलीज होता है तो पॉप साउंड आती है, जैसे माचिस जलता है जब वैसे आवाज आती है, और CO2 होता है तो एफरवेसेंस आती है। एफरवेसेंस, एफरवेसेंस, एफरवेसेंस कैसी साउंड होती है? जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल खुलती है ना, जो वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल खुलती है, तो दैट साउंड इज कॉल्ड एफरवेसेंस। ऐसे करके जो आवाज आती है, दैट साउंड इज कॉल्ड एफरवेसेंस। दिस क्लियर? तो दैट साउंड इज कॉल्ड एफरवेसेंस। क्लियर? जब बॉटल खुलती है ना कोल्ड ड्रिंक की, तो जो साउंड आती है, दैट साउंड इज कॉल्ड एफरवेसेंस। सो इलेक्ट्रिसिटी एसिड्स, ध्यान रखना H पॉजिटिव आयंस होते हैं एसिड की पहचान, और बेसिस की OH नेगेटिव। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज तो इससे रिलेट हो रही है ना। ठीक है ना? H पॉजिटिव आयंस एसिड की प्रॉपर्टी, OH नेगेटिव आयंस बेसिस की प्रॉपर्टी। फिर इस चैप्टर से ना बहुत सारे रिएक्शंस पूछ जाते हैं। इस चैप्टर से बहुत सारे रिएक्शंस पूछ जाते हैं। एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है NaOH की, ठीक है ना, जिंक के साथ। NaOH की रिएक्शन जिंक के साथ। NaOH आप जानते हो बेस है, और उसकी जिंक के साथ एक रिएक्शन पूछी जाती है NaOH की, तो वो रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? जिंक की रिएक्शन NaOH के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो अभी हम पॉप साउंड की बात कर रहे थे, तो कई बार ये पॉप साउंड वाला क्वेश्चन उस रिएक्शन के साथ मिलके आ जाता है। ये पॉप साउंड वाला क्वेश्चन उस रिएक्शन के साथ मिलके आ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप अलग से हेडिंग डाल के लिख सकते हो कि रिएक्शन ऑफ NaOH विद जिंक। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। NaOH की रिएक्शन जिंक के साथ, NaOH की रिएक्शन जिंक के साथ। जिंक मेटल आप जानते हो, जिंक की रिएक्शन NaOH के साथ क्या होती है? जिंक जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है
जिंक जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है Na2ZnO2 एंड दिस Na2ZnO2 is called sodium zincate। सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट। Na2ZnO2 is called सोडियम जिंकेट। इज दिस क्लियर? सोडियम जिंकेट। और ये हाइड्रोजन गैस वही पॉक्साउंड, ठीक है? तो ये रिएक्शन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। दिस रिएक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या NaOH की रिएक्शन जिंक के साथ, NaOH की रिएक्शन जिंक के साथ क्या बनता है? Na2ZnO2 and this is called sodium zincate, sodium zincate, sodium zincate। ठीक है? तो एक ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ये बेसिकली रिवीजन है, तो ध्यान रखना सोडियम जिंकेट। ओके, सोडियम जिंकेट रिलीज होता है ऑक्साउंड के साथ। क्लियर है? उसके बाद देखिए ठीक है ना? अच्छा मेरी बात सुनिए। अब वो कहते हैं कि एक क्वेश्चन और आता है, डाइल्यूशन से हाइड्रोजन आयंस के कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ता है? देखो मेरी बात सुनो, अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? डाइल्यूट कर रहे हो। अभी बताया था मैंने, डाइल्यूट मतलब पानी मिलाना, डाइल्यूट मतलब पानी मिलाना। अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो तो भाई सीधी सी बात है कि आप वाटर के कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, एसिड का कंसंट्रेशन घटा रहे हो। अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो तो वाटर की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, है ना? वाटर की ताकत बढ़ा रहे हो, एसिड की ताकत घटा रहे हो, एसिड की ताकत घटा रहे हो तो H प्लस कम हो रहे हैं, घटा रहे हो तो H प्लस कम हो रहे हैं। तो अगर H प्लस कम हो रहे हैं तो सीधी सी बात है ना कि अगर H प्लस कम हो रहे हैं तो सीधी सी बात है कि क्या है वो, अगर वो कहेंगे हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम इज H3O पॉजिटिव, बताया था H प्लस H2O के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन घट जाएगी, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन घट जाएगी। देखो जब आप वाटर मिलाओगे तो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो H3O पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन भी कम होगी। आ रही है बात समझ? क्लियर? तो अब ये ध्यान रखना कि एसिड्स और बेसिस का, अब एक और आता है आपके में, बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से कि वो हम जब लाइम वाटर में CO2 गैस पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। दोबारा बोल रहा हूँ, लाइम वाटर ध्यान रखना। लाइम, अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि लाइम इज समथिंग, जहां भी लाइम आ जाए उसका मतलब वो कैल्शियम का कंपाउंड है। लाइम वाटर होता है CaOH होल ट्वाइस का सॉल्यूशन, CaOH होल ट्वाइस, ये है लाइम वाटर। क्या है ये? लाइम वाटर, CaOH होल ट्वाइस। क्या है ये? लाइम वाटर। क्या है ये? लाइम वाटर। जब आप इसमें CO2 गैस पास करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप लाइम वाटर में CO2 गैस पास करते हो, रिमेंबर जब आप लाइम वाटर में CO2 गैस पास करते हो तो बनता है, ध्यान रखना, जब आप लाइम वाटर में CO2 गैस पास करते हो तो बनता है CaCO3, ये होता है व्हाइट PPT। ध्यान रखना, जब आप लाइम वाटर में CO2 गैस पास करते हो, CO2 गैस तो फूंक के भी पास कर सकते हो, बिकॉज हम जब एक्सहेल करते हैं तो CO2 गैस ही निकलती है ना? जब हम एक्सहेल करते हैं तो CO2 गैस ही तो निकलती है, तो CO2 गैस तो आप फूंक के पास कर सकते हो। तो जब हम लाइम वाटर में CO2 गैस पास करते हैं तो क्या बनता है? व्हाइट PPT। क्या बनता है? व्हाइट PPT। क्या बनता है? व्हाइट PPT। CaCO3, CaCO3 क्या है? लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है? ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट है ये, ठीक है ना? कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब आप
CaOH होल ट्वाइस में CaOH होल ट्वाइस में CO2 गैस पास कर रहे हो तो CaCO3 बन रहा है, जो कि क्या है, व्हाइट पीपीटी। ये क्लियर है? ये व्हाइट पीपीटी मिल्कीनेस, ठीक है ना, इसकी वजह से आती है मिल्कीनेस। मिल्कीनेस यानी दूधिया कलर हो जाता है उसका, ठीक है ना, दूध जैसा सफेद। तो अगर एग्जाम में पूछते हैं कि CaOH होल ट्वाइस में CO2 गैस पास करने पर कैसा कलर आएगा, मिल्की कलर आएगा, या मिल्की कलर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, अगर पूछ लिया कि क्यों मिल्की कलर आ रहा है, तो ध्यान रखना CaCO3 इसकी फॉर्मेशन की वजह से आ रहा है। इसकी वजह से आ रहा है CaCO3। लेकिन इसमें भी एक बात ध्यान रखना कि ये जो मिल्की कलर है, अगर आप लगातार CO2 गैस पास करते रहे, या यानी आप लगातार उसमें फूंक मारते रहे, ठीक है, अगर आप लगातार उसमें फूंक मारते रहोगे तो क्या होगा, अगर आप CaCO3 में लगातार फूंक मारते रहे तो होगा क्या, ये एक ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि सॉल्युबल इन वाटर होता है, सॉल्युबल इन वाटर, यानी वाटर में घुल जाता है। अगर बहुत देर तक फूंक मारोगे ना, थोड़ी देर फूंक मारोगे, देखो CaOH होल ट्वाइस में अगर आप थोड़ी देर फूंक मारोगे तो वो मिल्की हो जाएगा CaCO3 बनने की वजह से। क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा CaCO3 बनने की वजह से। पर अगर CaCO3 में और भी फूंक मारते रहे तो ध्यान रखना ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, जो कि पानी में घुल जाएगा, यानी वो मिल्कीनेस चली जाएगी, यानी थोड़ी देर फूंक मारोगे तो CaCO3 बनेगा, मिल्कीनेस होगी, उसकी वजह से दूधिया रंग आएगा। और अगर बहुत देर फूंक मारते रहे, उस दूधिया रंग आने के बाद भी फूंक मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे, तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, उसका मिल्कीनेस चला जाएगा, दोबारा वो क्लियर हो जाएगा वो सॉल्यूशन, क्योंकि वो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और वो सॉल्युबल होता है वाटर में। इज दिस क्लियर? क्लियर है ये? ठीक है, तो क्लियर है। तो उसके बाद ध्यान रखना, ये फिर उसके बाद अगला इसमें इंपॉर्टेंट है, आ, अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगेन जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ना, जैसे कि इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ना, मेटल के ऑक्साइड्स या मेटल के कार्बोनेट्स, मेटल के ऑक्साइड्स या फिर मेटल के कार्बोनेट्स, मेटल के ऑक्साइड्स या फिर मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं जो, तो देखो जरा, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं या फिर और मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं, अब मेटल के ऑक्साइड्स, मेटल के कार्बोनेट, कोई एक मेटल सोच लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड पिछले चैप्टर में बताया था कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में कि इससे इसका सॉल्यूशन अगर हम करें H2O से मिलाएं CO को तो CaOH होल ट्वाइस बनता था, CaOH होल ट्वाइस, जो कि व्हाइट वॉशिंग के काम आता है उसका सॉल्यूशन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, तो पढ़ाया था ये पिछली वीडियो में, जाके आप देख सकते हो जिसने नहीं देखी है। तो MgO CaO के साथ MgO CaO, फिर इनके कार्बोनेट्स भी ले सकते हो आप, MgCO3 CaCO3, अभी ये CaCO3 बना था जिसकी वजह से वो मिल्कीनेस आ रही थी। तो ये सारे कंपाउंड्स जो है ना, मेटल के ऑक्साइड हो, मेटल का या मेटल के कार्बोनेट्स, मेटल के ऑक्साइड हो या मेटल के कार्बोनेट्स, ये होते हैं बेस। क्या होते हैं? बेस। दीज आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, एंड नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, इसके ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ध्यान रखना। तो जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं, ये इनका जो रिएक्शन होगा, ये तो बेस है, तो अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करे, ये तो बेस है, अगर ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ध्यान रखना, अभी मैंने बताया था, अगर एसिड जमा बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्लियर है? ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस
सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ध्यान रखना। लेकिन इसमें एक वो है कि अगर बेस, मैंने बताया था ऑक्साइड है बेस, तो ठीक है। अगर कार्बोनेट है बेस, क्या है? अगर कार्बोनेट है बेस, तो ध्यान रखना इस सॉल्ट वाटर के साथ CO2 भी बनेगा, क्योंकि कार्बोनेट है उसके पास CO3 है, कार्बोनेट है तो उसके पास CO3 है, तो वो जब रिएक्ट करेगा तो CO2 भी बनेगा, वो जब रिएक्ट करेगा तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। इज दिस क्लियर? कार्बोनेट है तो CO2 भी बनेगा, क्लियर है? उसके बाद देखो CO2 भी बनेगा, ध्यान रखना। और CO2 बनने की, ध्यान रखना, अगर कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है किसी मेटल का, ध्यान से सुनो, मेटल कार्बोनेट बेस है और वो बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सॉल्ट बनना है, वाटर बनना है, ये तो तय है। साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, उसकी पहचान क्या होती है? एफरवेसेंस। क्या होती है उसकी पहचान? एफरवेसेंस। क्या होती है? एफरवेसेंस। क्या होती है उसकी पहचान? एफरवेसेंस। अभी बताया था की आवाज। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होती है तो एफरवेसेंस रिलीज होती है। तो ध्यान रखना, मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट H2O तो बनेगा, साथ ही कार्बोनेट भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी, जिसकी पहचान होती है एफरवेसेंस, जिसकी पहचान होती है एफरवेसेंस। ठीक है, ये क्लियर है? इसके बाद देखो, अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर इस चैप्टर के, पीएच। ठीक है ना? पीएच। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पीएच पे। आपको पता है, क्योंकि ये वीडियो कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए है, तो कहीं ना पीएच आपने सुन रखा है, आपको पता है कि एक पीएच पेपर होता है जिस पर अलग अलग पीएच के लिए अलग अलग कलर्स होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2 इनके लिए रेडिश रेड कलर होता है, डार्क रेड होता है 0, 1, 2। ओके, और जो बेसिकली ये होते हैं कलर्स टू द 14 तक होता है ये, ठीक है ना? तो पीएच तो पीएच ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीएच। तो बेसिकली पीएच का क्या है कि पीएच का मतलब क्या होता है? बेसिकली आसान आसान शब्दों में अगर आप देखो तो पीएच का मतलब ये समझ लेना, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि पीएच पेपर जो है ना, पीएच पेपर, सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पीएच की रेंज पूछी जाती है आपसे एग्जाम में, रेंज क्या पूछी जाती है? पीएच की रेंज, तो राइट 0 to 14, कहीं कहीं 1 to 14 भी होता है, मतलब कुछ लोग इसे मान के चलते, लेकिन इस सब चक्कर में पढ़ना नहीं है, गूगल तो कर मत लेना। एनसीईआरटी 0 to 14 मान रही है, एनसीईआरटी 0 to 14 मान रही है पीएच पेपर की रेंज, आपको वही लिखना है। पीएच पेपर की रेंज क्या होती है? 0 to 14, 0 to 14, जिसमें 0 से 6 होता है एसिडिक, 0 से 6 होता है एसिडिक, 7 होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी ना एसिडिक नेचर है उसका, ना ही बेसिक नेचर है, और 7 से 14 होता है बेसिक। 0 से 6 होता है एसिडिक, 7 होता है न्यूट्रल, 8 to 14 सॉरी, 8 to 14 होता है बेसिक, 8 to 14 होता है, 8 to 14 होता है बेसिक। क्लियर? तो ध्यान रखना, और ध्यान रखना पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस है, पर इसमें थोड़ा सा ना ध्यान रखना, इसे इस तरह से याद रख लो, क्योंकि उसके पीछे एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, और इसे इस तरह से याद रख लो कि जितना कम पीएच, मतलब अगर हम बात करें पीएच, मैंने बताया 0 से 6 एसिडिक है, तो 0 से 6 में ही देख लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ध्यान रखना, एसिडिक वाले में जितना कम पीएच उतना ज्यादा एसिडिक, जितना कम पीएच उतना ज्यादा एसिडिक। ध्यान रखना, एसिडिक वाले में जितना कम पीएच उतना ज्यादा एसिडिक। तो यानी अगर आपसे कोई पूछ रहा है 0 ज्यादा एसिडिक है या 4, 0 ज्यादा एसिडिक है या 4, तो 0 ज्यादा एसिडिक है,
ठीक है, 0 ज्यादा एसिडिक है या 4, तो ध्यान रखना 0 ज्यादा एसिडिक है, 1 ज्यादा एसिडिक है या 2, 1 ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। और बेस में ऐसा नहीं है, बेस में तो सीधा है 8 to 14 में। ध्यान रखना अगर आपके पास है 8, 9, 10, 11, 12, तो ध्यान रखना कि अगर आपके पास है 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो इधर बेसिक बढ़ेगा, इधर बेसिक बढ़ेगा। तो 9 ज्यादा बेसिक है या 12, 12 ज्यादा बेसिक है। 9 ज्यादा बेसिक है या 12, 12 ज्यादा बेसिक है। पर 3 ज्यादा एसिडिक है या 6, 3 ज्यादा एसिडिक है। तो जितना कम पीएच उतना ज्यादा एसिडिक, जितना और 8 के बाद जितना बढ़ता जाएगा वो ज्यादा बेसिक होता जाएगा। आ रही है बात समझ? तो ये पीएच पेपर बहुत काम का होता है। होता क्या है, हम पीएच पेपर लेते हैं, सॉल्यूशन में डालते हैं, जिस तरह का कलर आता है कलर के हिसाब से तय होता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, कलर के हिसाब से तय हो जाता है कि इसकी पीएच पेपर पे वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हर वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग, हर वैल्यू के सामने एक कलर है, हर वैल्यू के सामने एक कलर है, हर वैल्यू के सामने एक कलर है। तो कलर के हिसाब से ये तय हो जाएगा। जैसे न्यूट्रल का कलर है ग्रीन, न्यूट्रल का कलर है ग्रीन, और न्यूट्रल का नंबर क्या है 7, न्यूट्रल का नंबर क्या है 7, और न्यूट्रल का कलर क्या है ग्रीन। उसी तरह ध्यान रखना ये 0, 1, 2, इधर आ रहे हो आप तो रेडिश कलर है, उधर जा रहे हो 14, 13, 14 तो ब्लू कलर है, वॉयलेट कलर है। तो ध्यान रखना बेसिकली पीएच पेपर कलर के हिसाब से इंडिकेट करता है कि जैसे रेड है और ऑरेंज है, तो ऑरेंज कम एसिडिक है, रेड ज्यादा एसिडिक है, ठीक है ना। तो पीएच पेपर कलर के हिसाब से ही करता है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा रिपीटेड हो रखे हैं टाइम के साथ। क्या क्या क्वेश्चंस है वो, कि एसिड रेन तो समझते हो, जब एसिड रेन होती है तो किसानों को क्या करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी तो एसिडिक हो गई। तो देखो एसिड, मैंने अभी भी बताया इसी वीडियो में, आप ध्यान से सुन रहे हो तो अगर आपको ध्यान हो, कई बार बताया कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन। क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन। तो अगर किसानों एसिड, अगर बेसिकली अगर एसिड अगर एसिड रेन हो रही है, क्या हो रही है, एसिड रेन, तो अगर मिट्टी में एसिड मिल गया तो क्या कर सकते हैं, एक तरीका है मिट्टी में छिड़क दो चूना, मिट्टी में छिड़क दो चूना। बेस है, ये मैंने बताया था, मेटल के ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो या कार्बोनेट हो, सब बेसिक है। तो मिट्टी में छिड़क दो चूना, न्यूट्रल हो जाएगा, मिट्टी आपकी दोबारा रीस्टोर हो जाएगी। ओके, फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्वेश्चन इस ईयर के भी बोर्ड के एग्जाम में आया था, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड होता है कि इंसेक्ट ने किसी, जैसे आंट ने, आंट मतलब एंट मतलब चींटी, एंट मतलब चींटी, एंट ने काट लिया। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, एक नंबर तो इसी बात का होता है कि जब एंट काटती है या नेटल लीफ की, नेटल एक पेड़ होता है, पौधा होता है, उसकी जो लीफ से अगर हमें लग गई तो कौन सा एसिड इंजेक्ट होता है, कौन सा एसिड इंजेक्ट होता है। तो कई बच्चे तो उसका ही नाम नहीं लिखते, अरे भाई एक नंबर का है, कहानी बताता, अच्छा उसमें कहानी लिख रहे होते हैं कि टॉक्सिक कंपाउंड चला जाता है, टॉक्सिक केमिकल चला जाता है, कुछ पॉइजनस चला जाता है। अरे भाई उस पॉइजनस का नाम बता दो। यही दिक्कत है ना कि लिख रहे हो, कहानियां बना रहे हो। ध्यान रखना अगर एंट ने काटा है, एंट ने काटा है, तो जो एसिड इंजेक्ट हो रहा है उस एसिड का नाम है मिथेनॉइक एसिड। मिथेनॉइक एसिड, मिथेनॉइक एसिड। कौन सा एसिड है, मिथेनॉइक एसिड, ठीक है ना, मिथेनॉइक एसिड। और आगे मैं कार्बोनेटेड कंपाउंड्स पे भी वीडियो बनाऊंगा। मिथेनॉइक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इतना आप जानते हो, क्योंकि ये क्लास पर्पसफुली कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो सुना है, तो मिथेनॉइक एसिड क्या है, फर्स्ट कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड है, फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो मिथेनॉइक एसिड इंजेक्ट होता है, और अगर एसिड इंजेक्ट हो रहा है तो इसका उपाय क्या है, क्या रेमेडी है, रेमेडी मतलब उपाय होता है। कई बच्चे तो पता नहीं, बोर्ड के पेपर में ध्यान रखना, आपका इंग्लिश में भी पेपर आता है, हिंदी में भी पेपर आता है। इंग्लिश में नहीं आ रहा ना समझ, जाओ हिंदी में पढ़ लो, बगल में ही लिखा होता है रेमेडी। रेमेडी मतलब बचाव। क्या बचाव है, एसिड है,
एसिड लग गया, एसिड गया शरीर में, तो कोई बेस ही बचा होगा ना, क्योंकि एसिड को तो न्यूट्रलाइज, वर्ड क्या है, न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है एसिड को, बेस, तो कोई बेस ही बचा होगा। तो कोई माइल्ड बेस यानी कोई बेस भी स्ट्रांग होता है ना, ऐसा नहीं है स्ट्रांग बेस ही लगा लोगे जल जाएगा वो, नहीं, कोई माइल्ड बेस आप सोडा या इस तरह का कुछ माइल्ड बेस आप उस जगह पे रगड़ सकते हो, उस जगह पे रगड़ सकते हो। या फिर कई लोग मेटल्स भी रगड़ते हैं, जैसे लोहा रगड़ देते हैं वहां पे। अच्छा, उस सीधी सी बात है, अभी बताया ना मैंने, मेटल ऑक्साइड क्या है, बेस, तो मेटल आयंस भी बेसिक नेचर के होते हैं, मेटल के आयंस भी बेसिक नेचर के होते हैं। तो अगर आप वहां पे रगड़ोगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज ही होने वाला है। क्या होने वाला है, न्यूट्रलाइज। ये बात समझ आ रही है। तो एंट ने अगर काटा तो कौन सा एसिड, जहां भी दिखे ना कि एंट ने काटा, तो ये मिथेनॉइक एसिड लिख देना भैया वहां, ठीक है, मिथेनॉइक एसिड। फिर कह रहा हूं मिथेनॉइक एसिड, METHANOIC, मिथेनॉइक एसिड लिख देना है वहां। ओके, क्लियर है ये। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि मिथेनॉइक एसिड के बाद कि एक क्वेश्चन और आता है कि मिल्कमैन जो होते हैं, दूध वाले मिल्कमैन, वो क्यों ऐसा करते हैं कि सोडा मिला देते हैं दूध में। सोडा क्यों मिलाते हैं दूध में, क्योंकि देखो सोडा बेसिक नेचर का होता है, सोडा होता है बेसिक नेचर। सोडा क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैंने फिर कहा सोडियम मतलब मेटल, मेटल का कार्बोनेट होगा या हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, वो क्या होगा, बेस। तो दूध का ना पीएच होता है लगभग 6, दूध का जो पीएच होता है वो होता है लगभग 6। अब देखो ये वीक एसिड है ना, 6, धीरे धीरे ये और ज्यादा एसिडिक होता जाता है, धीरे धीरे ये जब दूध रखा रहेगा पुराना हो जाएगा तो धीरे धीरे एसिडिक होने लगेगा। क्या होने लगेगा, एसिडिक होने लगेगा। दूध रखा रहेगा तो धीरे धीरे ये क्या होने लगेगा, एसिडिक होने लगेगा। क्या होने लगेगा, एसिडिक होने लगेगा। और जब ये एसिडिक हो जाएगा, जब ये एसिडिक हो जाएगा तो फिर ये यार फटना शुरू हो जाएगा, दूध फटेगा। तो इसलिए वो क्या मिला देते हैं, बेस। क्या मिला देते हैं, बेस, ताकि ये न्यूट्रलाइज हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे ये एसिडिक होगा दूध खराब होने लगेगा, तो उसमें वो बेस मिला देते हैं ताकि क्या रहे, उसका पीएच 6 के आसपास ही रहे। क्योंकि धीरे धीरे कम हो रहा है पीएच, मैंने बताया था ना, पीएच कम होता है तो एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिक नेचर बढ़ता है, पीएच कम होता है तो दूध का जो पीएच कम होने लगेगा अपने आप, तो बेस मिलाने से वो मेंटेन रहेगा, बेस मिलाने से वो मेंटेन रहेगा। दूध की लाइफ लंबी हो जाएगी और वो लंबे समय तक बेच पाएंगे, दूध की लाइफ लंबी हो जाएगी और वो लंबे समय तक बेच पाएंगे। ये बात समझ आ रही है। तो ध्यान रखना, एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्कमैन जो होते हैं वो सोडा मिलाते हैं। एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्कमैन जो होते हैं वो सोडा मिला देते हैं। क्लियर है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि ब्रश क्यों करते हैं। तो जो हमारा पेस्ट होता है ना, उसका पीएच होता है लगभग 8 से 9 के बीच में। जो हमारा पीएच होता है, वो पेस्ट होता है टूथपेस्ट, उसका पीएच होता है लगभग 8 से 9 के बीच में। हमारे जो दांत होते हैं रात भर के बाद, उनका पीएच होता है लगभग 5.5 या 5.6, 5.5 या 5.6। तो अब देखो ये एसिडिक है, और दांत अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो धीरे धीरे क्या होने वाला है, एसिडिक ही होने वाले हैं दांत। तो पेस्ट करने से भी दांत भी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, पेस्ट करने से दांत भी न्यूट्रल। अगर एसिडिक होगा दांत, तो जो आपकी दांत की आउटर कवरिंग होती है ना, जो इनेमल, दांत की जो आउटर कवरिंग होती है एनामल, धीरे धीरे वो खराब होगी। तो अगर आप पेस्ट करते हो तो आप एक तरह से बेस अप्लाई कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो वो मीडियम न्यूट्रलाइज हो गया, तो आपके दांत सेफ रहते हैं, आपके दांत सेफ रहते हैं। ये बात समझ आ रही है, आपके दांत सेफ रहते हैं। इज दिस क्लियर। उसके बाद देखो इस चैप्टर में, इसके बाद इस चैप्टर में आपने सॉल्ट्स पढ़ने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉल्ट्स पढ़ने हैं इस चैप्टर के, सॉल्ट्स, ठीक है ना। कुछ सॉल्ट्स जो आपको पढ़ने हैं, सॉल्ट आपको पता है, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, तो कुछ सॉल्ट्स पढ़ने हैं इस चैप्टर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और उस सॉल्ट जो आप पढ़ोगे सॉल्ट्स, उस सॉल्ट्स में क्या क्या पढ़ना है ध्यान रखना। उस सॉल्ट्स में क्या क्या है, इस चीज को अगर आप ध्यान से समझोगे तो देखो, जो सॉल्ट्स होंगे उनकी प्रिपरेशन याद रखनी है, रिएक्शंस याद रखनी है कि वो कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं। पूरी पूरी रिएक्शन ना आए तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे कि कुछ दिया होगा कुछ नहीं दिया होगा। तो वो सॉल्ट की प्रिपरेशन याद करनी है। ओके, पहली बात क्या याद करनी है, सॉल्ट की प्रिपरेशन याद करनी है, एक बात। दूसरी, सॉल्ट्स के फॉर्मूलाज याद करने हैं। अच्छा मेरी बात, जब आप
देखो, अगर आप सॉल्ट के फॉर्मूले भी ठीक लिखोगे तो उसके भी आधे नंबर या 1 नंबर आ जाएंगे, तो दिक्कत तो खत्म हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को ना, मैं फिर कह रहा हूँ, पूरा ध्यान से सुन लेना। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इस वीडियो को आप ध्यान से सुन लोगे ना सारा, तो काफी कुछ याद रह जाएगा, और काफी कुछ याद रह जाएगा, विश्वास करो काफी कुछ याद रह जाएगा, और आप एग्जाम में अच्छा करके आओगे। ठीक है ना? याद रहेगा, आप लिख के आओगे। तो उसके बाद देखो, सॉल्ट याद रखने हैं, उनके रिएक्शन याद रखने हैं, उनके नाम याद रखने हैं। कई बच्चे तो ये भी गलत लिख के आ जाते हैं। अभी हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे भी बात करेंगे इसमें, ठीक है ना? तो सबसे पहले सॉल्ट्स की बात कर लेते हैं, सबसे पहले सॉल्ट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला सॉल्ट है, ध्यान रखना, NaCl। सबसे पहला सॉल्ट है NaCl, आप जानते हो। अच्छा, सॉल्ट्स की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है एसिड बेस मिला के सॉल्ट बनता है। तो NaCl सॉल्ट है, उससे कुछ रिएक्शंस या, तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं इसे। देखो, NaCl आप जानते हो, कॉमन सॉल्ट कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं NaCl को? कॉमन सॉल्ट। NaCl को क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट। NaCl कॉमन सॉल्ट सब जानते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। कॉमन सॉल्ट सब जानते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है। कॉमन सॉल्ट है, सब जानते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है। ध्यान रखना, एक सवाल पेपर में बहुत ज्यादा आता है कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या है। ब्राइन, BRINE, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? एक सवाल पेपर में बहुत ज्यादा आता है कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, ब्राइन क्या है? ब्राइन मतलब होता है यही NaCl सॉल्यूशन इन वाटर। NaCl सॉल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन, इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। NaCl सॉल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। आप नमक का घोल बना लोगे, दैट इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। इज दिस क्लियर? अब एक आता है ब्राइन सॉल्यूशन का, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं इस टॉपिक पर, मैं जब नॉर्मल 10th क्लास की रेगुलर वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं ये चैप्टर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो उसमें बताऊंगा। लेकिन क्योंकि ये वीडियो पर्पसफुली कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए है, या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पढ़ रखा है और वो रिवीजन के पर्पज से है यहाँ, तो ब्राइन सॉल्यूशन में ध्यान रखना। आप जानते हो कि जब हम मान लो ब्राइन सॉल्यूशन लेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन अगेन बता रहा हूँ, NaCl इन वाटर, ब्राइन सॉल्यूशन लेंगे और कैथोड एनोड लेंगे। कैथोड एनोड आप जानते हो, रॉड्स होती हैं कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड। कैथोड इज नेगेटिव रॉड, कैथोड इज नेगेटिव रॉड एंड एनोड इज पॉजिटिव रॉड। तो कैथोड और एनोड पे कौन सी गैसेस रिलीज होंगी? अब इस सॉल्यूशन में देखो क्या क्या है। इस सॉल्यूशन में क्या क्या है देखिए, इस सॉल्यूशन में देखिए क्या क्या है। इस सॉल्यूशन में आप जानते हैं NaCl है, तो जो कि पानी में जाते ही टूट चुका होगा, जो कि पानी में जाते ही Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, और वाटर तो है ही H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वाटर भी बेसिकली आयनाइज हो जाता है। तो Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है। ध्यान रखना, ये कैथोड है जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है बैटरी की, ये एनोड है जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है बैटरी की। ध्यान रखना, कैथोड पर क्या रिलीज होता है और एनोड पर क्या रिलीज होता है। देखो, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो इन दोनों में कंपटीशन है। कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में कंपटीशन है कि कैथोड तक कौन पहुंचेगा, कैथोड पे कौन रिलीज जाएगा। तो ध्यान रखना इन दोनों में। मैं ध्यान रखना, जो बच्चे अगर अभी 10th में हैं और अगर ये वीडियो को देख रहे हैं रिवीजन के लिए, तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो इस पर डाल दूंगा कि Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में कंपटीशन है कैथोड पे जाने के लिए, तो हाइड्रोजन क्यों जीता। लेकिन जो कंपार्टमेंट के बच्चे हैं वो इतना याद रखें, कैथोड पर रिलीज होता है H पॉजिटिव, कैथोड पर रिलीज होता है H पॉजिटिव और एनोड पर रिलीज होता है Cl नेगेटिव। तो सिर्फ आप इतना याद रखो, कैथोड पर रिलीज होता है H2 गैस, H2 गैस रिलीज होती है, H पॉजिटिव जीत गया पर गैस H2 रिलीज होती है, इस पे Cl2, H2 गैस। और एनोड पर रिलीज होता है क्लोरीन गैस, कैथोड पर रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस, कैथोड पर रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस और एनोड पर रिलीज होता है क्लोरीन गैस।
ध्यान रखना, कैथोड पर रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस, एनोड पर रिलीज होता है क्लोरीन गैस। जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा ब्राइन सॉल्यूशन का तो कैथोड पर रिलीज होगा। अब देखो बहुत ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, अब हाइड्रोजन यहां से चला गया कैथोड पर रिलीज होने, और क्लोरीन चला गया एनोड पर रिलीज होने। हाइड्रोजन चला गया कैथोड पर रिलीज होने, क्लोरीन चला गया एनोड पर रिलीज होने, बचा क्या, Na और OH, Na और OH। तो बेसिकली क्या बचा, NaOH। तो आपने देखा ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से आपको एक तरफ हाइड्रोजन गैस मिल गई, एक तरफ क्लोरीन गैस मिल गई, और एक तरफ सॉल्यूशन में आपको मिल गया NaOH, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस जब आप करा रहे हो ब्राइन सॉल्यूशन में, तो आपको क्या क्या मिल रहा है, एनोड पर क्लोरीन, कैथोड पर हाइड्रोजन, याद रख लो नंबर आता है इससे, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, एनोड पर क्लोरीन, और सॉल्यूशन के अंदर क्या बचा, NaOH। सॉल्यूशन के अंदर क्या बचा, NaOH। अब ध्यान रखना, क्लोरीन गैस बनाने का, क्लोरीन गैस पाने का कॉमन सॉल्ट से, कॉमन सॉल्ट इज NaCl, NaCl से क्लोरीन गैस पाने का ये एक तरीका भी तो है, ये प्रोसेस भी तो है। आ रही है बात समझ। तो अब अगली सॉल्ट जो है हमारी, वो हम वही देखेंगे जिसमें क्लोरीन गैस से जो बनेगी, जो ये क्लोरीन गैस बनी ना, जो ये क्लोरीन गैस बनी हमारे पास, जो ये क्लोरीन गैस बनी, उससे हम एक सॉल्ट बनाएंगे, उससे ये जो क्लोरीन गैस निकली उससे हम एक सॉल्ट बनाएंगे, और उस सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगली सॉल्ट, आप लोग अगर रिवाइज कर रहे हो तो बिना कॉपी पेन के तो रिवाइज कर रहे हो, तो फिर तो ये सही नहीं है ना, कॉपी पेन लेके ही करो, लिखते रहो, शॉर्ट्स में पता चल रहा है आपको टॉपिक बाय टॉपिक। तो ये जो क्लोरीन गैस बनी है ना, इस क्लोरीन गैस से हम बनाएंगे ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर। सो अगला आप लिखोगे ब्लीचिंग पाउडर। अगला आप लिखिए ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर लिखिए। अब देखो, जो स्लेट लाइम है आपका CaOH होल ट्वाइस, क्या है, स्लेट लाइम है आपका CaOH होल ट्वाइस। वो जो क्लोरीन गैस बनी थी, अगर वो क्लोरीन गैस आप इस पर पास कराओ, जो ध्यान रखना, जो स्लेट लाइम बनी थी, अगर आप स्लेट लाइम पर जो क्लोरीन गैस बनी थी, CaOH होल ट्वाइस पर जो क्लोरीन गैस बनी थी, अगर वो इस पर आप पास कराओ तो आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एंड दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या है, ब्लीच मतलब होता है कलर उड़ा देना, ब्लीच मतलब होता है कलर उड़ा देना, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर क्या करेगा, कि ब्लीच करेगा, साफ करेगा, ठीक है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर ध्यान रखना, मैंने ध्यान रखना ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ओके। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, और मिलेगा आपको साथ साथ रिएक्शन आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा आपको और वाटर मिलने वाला है CnCl2 के साथ, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, ओके। उसके बाद देखो, फिर इसके कुछ यूजेस याद रखने हैं आपको, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ, कई बार ना बच्चे क्या करते हैं, उन्हें रिएक्शन लगती है मुश्किल, रिएक्शन लगती है थोड़ी मुश्किल, रिएक्शन याद करते हैं और लगता है यूजेस तो हम बना के लिख देंगे, यूजेस तो हम बना के लिख देंगे। ये तो बहुत गलत बात है, ये तो बहुत गलत बात है। ध्यान रखना, यूजेस आप बना के नहीं लिख सकते, यूजेस आपको सही सही लिखने ही होंगे। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो, यूजेस सही लिखने के लिए ना, आप एक दो यूज तो याद कर लो। देखो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर में क्या है आपके पास, क्लोरीन, और क्लोरीन क्या करता है,
डिसइंफेक्टेंट की तरह वर्क करता है। तो टू मेक वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, एक तो ये याद रख लो इसका यूज, टू मेक वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, टू मेक वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। दूसरा क्या है भाई, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब कपड़ों की इंडस्ट्री। कपड़ों की इंडस्ट्री में क्या काम है इसका, काम क्या है इसका, काम क्या है, बताया था कलर उड़ाना, तो कपड़ों की इंडस्ट्री में बहुत यूज होता होगा ये। तो दो याद रख लो, टू मेक वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसमें ये काम आता है ब्लीचिंग पाउडर। इज दिस क्लियर? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है ना। तो अभी हम बेकिंग सोडा पे देखेंगे। तो नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, NaHCO3। NaHCO3, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। अच्छा ध्यान रखना, सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अच्छा एक तो ये ध्यान रखना कि बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन वाली रिएक्शन, बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। यस, बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, तो प्रिपरेशन वाली रिएक्शन में क्या है जी, NaCl है। ठीक है, प्रिपरेशन वाली रिएक्शन में ध्यान रखना, सबसे पहले तो बेकिंग सोडा बनता है कॉमन सॉल्ट से। किससे बनता है, कॉमन सॉल्ट से। ठीक है ना, NaCl है। ठीक है, आप बेकिंग सोडा में ध्यान रखना, आप NaCl को वाटर में मिलाओगे, कार्बोनेट है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और आपको चाहिए अमोनिया, NH3। ये अमोनिया होता है, अमोनिया। तो NaCl, H2O, CO2, NH3, ये सारा बेकिंग सोडा में ये पूरी रिएक्शन है। क्या क्या, NaCl यानी कॉमन सॉल्ट, H2O यानी वाटर, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 यानी अमोनिया। तब आपको मिलेगा NH4Cl, ये होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। और ये हीरो, NaCO3, हीरो की बोल रहा हूँ, बहुत काम आता है ये। हीरो इसलिए बोला क्योंकि बहुत काम आता है, NaCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, ओके। चलो उसके बाद ध्यान रखना कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा बोलते हैं इसको। बेकिंग, अच्छा एक बात ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे बच्चों की गलतियां हो जाती है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में इसमें गलतियां हो जाती हैं बच्चों की, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। ध्यान रखना, बेकिंग सोडा है NaHCO3 और बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से ही बनता है, लेकिन इसमें टार्टरिक एसिड और होता है। टार्टरिक एसिड इज समथिंग वी गेट फ्रॉम इमली, टैमरिंड, टैमरिंड। टार्टरिक एसिड इज समथिंग दैट इज, टार्टरिक एसिड हमें मिलता है टैमरिंड से। किससे मिलता है, टैमरिंड से। तो बेकिंग सोडा NaHCO3 में टार्टरिक एसिड मिलाने से, टार्टरिक एसिड मिलाने से वी गेट बेकिंग पाउडर, वी गेट बेकिंग पाउडर। टार्टरिक एसिड मिलाने से वी गेट बेकिंग पाउडर। ये क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि बेकिंग पाउडर होता है NaCO3 प्लस टार्टरिक एसिड। तो आपको बेकिंग सोडा मिल गया, ठीक है ना, बेकिंग सोडा मिल गया, ओके। तो अब ध्यान रखना बेकिंग सोडा के यूजेस, बेकिंग सोडा के यूजेस। अब देखो इसके पास है CO3 कार्बोनेट, रिएक्शन करेगा तो बहुत आसान है इसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड दे देना। रिएक्शन करेगा तो बहुत आसान है इसके लिए, क्या दे देना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, इसके लिए बहुत आसान है, क्या दे देना, कार्बन डाइऑक्साइड।
तो ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड देने की वजह से इसके यूजेस में आप लिख सकते हो कि अब कार्बन डाइऑक्साइड देना, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कि जो बेकिंग पाउडर होता है वो मैंने बताया बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड है, और जब बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड है तो बेकिंग पाउडर बन जाएगा, और बेकिंग पाउडर को आप जानते हो ना पकौड़ा पकौड़े बनाने के लिए। ये देखो, एक तो ये हम लोगों की आदत बहुत बुरी है कि जो इंग्लिश में पढ़ता है वो बोलने में लगता है, अभी मैं भी बन रहा था वो लेकिन पकौड़े बनाने के लिए यूज करते हैं ना, तो पकौड़े बनाने के लिए यूज करते हैं ताकि पकौड़े थोड़े फूले फूले हो, ठीक है। तो फ्रिटर कहते हैं उन्हें पकौड़ों को इंग्लिश में। तो ध्यान रखना कि बेकिंग पाउडर आप डाल सकते हो, तो अब बेकिंग पाउडर का रहता क्या है, बेकिंग पाउडर में है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही, बेकिंग सोडा। अब उसकी वजह से क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसकी वजह से क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो उससे आप क्या क्या बना सकते हो, उससे आप क्या क्या बना सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने की वजह से। देखो, सबसे पहले तो आप भी जानते हो आग बुझ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड से, आग बुझ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड से, आग बुझती है ना कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इसके लिए आप बना सकते हो, जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे यूजेस होंगे, लेकिन कुछ यूजेस ऐसे होते हैं जो याद रखना आसान होता है, तो वही याद रखो ना जो आसान है। जैसे मैंने उसमें बताया था ब्लीचिंग पाउडर वाले में, वैसे ही इसमें बता रहा हूं। देखो, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशन, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशन, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशन। अब देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। सोडा इज बेकिंग सोडा, एसिड। अब देखो सोडा बेकिंग बेकिंग सोडा, एक तो पहली बात तो वो मेटल कार्बोनेट है तो बेस है। एसिड क्या है, एसिड ही है। तो बेस प्लस एसिड रिएक्ट होगा तो आप भी जानते हो कि सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। मैंने बताया था इसी वीडियो में, पीछे देखोगे आप, इस अगर एक ऐसा बेस जिसमें कार्बोनेट है वो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो कार्बन तो सोडा, इसका ये फायदा होगा कि अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर रखते हो सोडा एसिड यानी, अब देखो उसका रहता क्या है, ऐसा नहीं है कि उसमें कार्बन जो आपके पास सिलेंडर होते हैं ना, ऐसा नहीं है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रखी ही हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस रखी हुई है, ऐसा नहीं है। उसमें एक चेंबर में एक एसिड होगा, एक चेंबर में बेस होगा। बेस कौन सा, ये अपना NaCO3, ठीक है, ये वाला बेस। ये एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे, जब आप उसे प्रेस करोगे तो ये चेंबर आपस में मिलेंगे, मतलब इनमें एक पैसेज होगी। जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो आप जानते हो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ साथ क्या बनेगा, CO2। और ये CO2 गैस बाहर रिलीज होगी, और ये CO2 गैस किस काम आएगी, आग बुझाने के। किस काम आएगी, आग बुझाने के। तो NaHCO3 का एक यूज, मैं फिर कह रहा हूं, NaHCO3 का एक यूज क्या है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। NaHCO3 का एक यूज क्या है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। एक दूसरा यूज वही लिख सकते हो, तुम एक क्रिस्पी पकौड़ास लिख सकते हो, पकौड़े क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, मिल जाएंगे नंबर, ठीक है ना। बिकॉज वो फ्लफी हो जाते हैं, कैसे हो जाते, मतलब बेसिकली वो उन्हें CO2 गैस की वजह से वो थोड़े फूले बन जाते हैं। टू मेक भटूरास ऑल्सो यू कैन राइट एन एग्जाम एंड योर टीचर विल कंसिडर, आई नो, ठीक है ना। तो सब सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ये ध्यान रखना, NaHCO3 से आप ये बना सकते हो, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, उसके बाद देखो एक यूज इसका ये भी याद रख सकते हो आप कि है सोडा, आपने घर पे सुना होगा कई लोगों ने कि पेट में थोड़ा दर्द हुआ तो सोडा खा लो। एक्चुअली पेट की एसिडिटी में भी सोडा एक हद तक फायदा कर सकता है, एंटी एसिड के दौरान। कि वो क्या कर सकता है, आप उसे खा लोगे तो क्या होगा, आप उसे, जब पेट में एसिडिटी हुई तो आपने उसे खाया तो क्या होगा, पेट में एसिडिटी हुई है, ये बेस है, जाके न्यूट्रलाइजेशन करेगा, आपको आराम मिलेगा। तो एक ये यूज भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो क्लास, ये तो है सॉल्ट्स के यूज। अभी भी सॉल्ट रहते हैं, क्या क्या सॉल्ट रहते हैं, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और सोडियम कार्बोनेट। ये क्या था, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो बाइकार्बोनेट, अच्छा इसे ना सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो था ना, ये पूरा बेस, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। यहां तक हमने पढ़ा। ये सारे सॉल्ट, ये जो सॉल्ट थे ना, ये थे बिना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, बिना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ध्यान से सुनना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और उसके जो सॉल्ट्स हैं, ये मैं एक अलग वीडियो में दूंगा। उसका रीजन है क्योंकि उस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो एक अलग वीडियो अपलोड करूंगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और एक छोटी सी वीडियो होगी 10-15 मिनट की, लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और उसके सॉल्ट्स में एक दूसरी वीडियो डालूंगा, उसमें होगा। ठीक है, क्योंकि वो एक अलग से समझाना जरूरी है, वरना आप कंफ्यूज जाओगे। ठीक है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के जो जो सॉल्ट्स हैं वो आपको याद रखना है कि ये कौन कौन से सॉल्ट्स हैं। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो डालूंगा, तो वो एक अलग वीडियो मिलेगा आपको। ओके, ठीक है, तो आप इसे बार बार देख के वीडियो को रिवाइज कर सकते हो। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और उसके सॉल्ट्स चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, चैप्टर में अभी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले सॉल्ट्स हैं, तो वो मैं एक अलग वीडियो में ऐड करके अलग वीडियो उसकी डालूंगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले क्या क्या सॉल्ट्स हैं और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, उसके सॉल्ट्स कौन से। सो थैंक यू, दूसरी वीडियो का वेट करो, उसमें है वो। ओके, थैंक यू।